नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल वंश का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1833 के चार्टर्ड एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों पहला देखिए क्या है, इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। इसमें प्रेसिडेंसियों के कानून को बचाने के लिए अधिकार वापस ले लिया, ये भी सही है। इसमें कोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर लगाते हैं। देखिए चारों सही था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? तो दोस्तों गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया था 1917 में? चंपारण आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्जन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम लवणता पाई जाती है? तो दोस्तों किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है वॉन झील, जो कि कहाँ पे? टर्की में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। दोस्तों ये विषुवत रेखा के सहारे नहीं होती, ये कर्क और मकर रेखा के सहारे होती है। ठीक है, तो गलत आंसर क्या हो जाएगा? मतलब सही, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लवड़ी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। ठीक है, दिल्ली कौन से रीजन में आता है? ये आता है अर्ध शुष्क रीजन में। ठीक है, मुंबई किस में आता है? मुंबई आता है उष्ण आर्द्र में। जोधपुर किस में आता है? जोधपुर शुष्क क्षेत्र है, ये आता है शुष्क में। और शिलोंग किस में आता है? ये आता है आर्द्र में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो दोस्तों पहला कौन सा है? पहला ये है यूपी। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें द्वितीय पूछा गया है। ठीक है, पहला नहीं द्वितीय पूछा गया है। पहला पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? यूपी आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एंट्रीपॉट व्यापार से तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ सूची 1 में दिया है तेल शोधक कारखाना और उसकी स्थिति दर्शाई गई है किस राज्य में है। तो ठीक है, तो पहला तेल शोधक कारखाना क्या है? तटीपाका, ये कहाँ पे है? यह है आंध्र प्रदेश में। कोयली कहाँ पे है? यह है गुजरात में। और नागापट्टिनम कहाँ पे है? यह है तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ कहाँ पे है? यह है असम में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य समिति ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बैंक दर का आशय है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक दर का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अवमूलन तब अधिक कारगर होता है जब। तो दोस्तों अवमूलन कब कारगर होता है? जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। ठीक है, इस पर मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, तो देखिए कथन क्या कह रहा है? भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। बिल्कुल सही। अब कारण क्या कह रहा है? संविधान एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ये इसका कारण स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट है लेकिन नीचे दोनों बातें अलग अलग दी है। ठीक है, तो इसका ये कारण एक तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरोध का अधिकार 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं? भारत और यूएसए दोनों में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वाजेरिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो दोस्तों ये नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर एक्वाजेरिया बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए दोस्तों माना संख्या क्या है वो? ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, तो माना संख्या क्या है? माना संख्या 10x + y है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग क्या है? 10 है। तो अंकों का योग क्या है? एक अंक x है, दूसरा अंक y है। ठीक है, इसके अंकों का योग क्या है? 10 है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। आगे क्या कह रहा है? जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, ठीक है, अंक अगर आपस में बदल दिए जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? देखिए ये 10 के साथ x था, अब ये 10 के साथ y कर देंगे और +x। ये देखिए संख्या बदल गई। ठीक है, पहली संख्या ये थी, अब ये संख्या अंकों का बदल दिया तो ये संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है? तो संख्या 36 कम हो जाती है। ठीक है, देखिए 36 कम हो जाती है तो अब संख्या कितनी है? 10x + y। ठीक है, माइनस कर देंगे 10y + x से, 36 कम हो जाती है = 36। ठीक है, तो इसमें x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। देखिए समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 2 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करने पर समीकरण को x की वैल्यू आ जाएगी 7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3। ठीक है, संख्या निकालना है। देखिए संख्या कितनी थी हमारे पास, निकालना है बदली हुई संख्या। तो बदली हुई संख्या ये है 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो y की जगह कितना रख देंगे, y की वैल्यू कितनी आई 3, 10 गुणे 3। और x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई है 7 प्लस 7। ठीक है, 10 3 30 प्लस 7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 37। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। माना, ठीक है, क्या मान लेंगे हम लोग, माना लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यानी कि मान लीजिए लड़कों की संख्या कितनी है 300 और लड़कियों की संख्या मान लीजिए 200 है। ठीक है, तभी अनुपात 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने परसेंट लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होगी, 80% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होगी। तो 300 का 80% निकालेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 3 24, 240 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है लड़कों में। ठीक है, और लड़कियों में 25% को प्राप्त होती है। इसमें दिया है लड़कियों में 25% को प्राप्त होती है, यानी कि कितने लोगों को नहीं मिलती है, 75% लोगों को। ठीक है, तो 200 का 75% निकालेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 150। लड़कियों में 150 लोगों को नहीं मिलती है और लड़कों में 240 लोगों को नहीं मिलती है। अब आगे क्या कह रहा है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए लड़कों को 240 लड़के हैं और लड़कियां 150 हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 390। ठीक है, इतने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। वो कितने लोग थे, 300 प्लस 200 500 लोग थे। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 390 को भाग देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 78%। ठीक है, 78% लोगों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 5,19,841 का वर्गमूल क्या है। तो दोस्तों इसका वर्गमूल निकालेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 721। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। यदि एक कक्षा में 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं, 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा पांचों छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। देखिए दोस्तों 3 छात्रों का औसत कितना है 18, तो 3 छात्रों का टोटल अंक निकाल लेंगे। ठीक है, 3 छात्रों का टोटल अंक निकालेंगे, 3 गुणे औसत कितना आ जाएगा 54। ठीक है, 3 छात्रों का टोटल अंक कितना है 54। अब क्या कह रहा है, 2 और नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। ठीक है, तो औसत बढ़कर 20 हो जाता है। तो 5 विद्यार्थियों का कुल अंक निकालेंगे। ठीक है, 5 गुणे औसत 20 कितना हो जाएगा 100। तो 3 विद्यार्थियों का अंक निकालने के लिए, ठीक है, 2 विद्यार्थियों का अंक निकालेंगे। ठीक है, तो 5 विद्यार्थियों का टोटल अंक कितना है 100। इसमें से 3 विद्यार्थियों का अंक घटा देंगे 54, कितने विद्यार्थियों का आ जाएगा, 2 विद्यार्थियों का आ जाएगा। ठीक है, कितना 46। अब क्या कह रहा है, औसत अंक 25 में से, ठीक है, टोटल 25 अंक है। ठीक है, तो इसको इसमें 25 निकाल देंगे, कितना बचेगा 21 बचेगा। ठीक है, 25 अंक निकाल दिया, 2 उसमें, ठीक है, कितना बचा 21 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी 21। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। यदि 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। x का मान पहले 1 रखेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, और 5 बचे 25, कितना आ जाएगा 100। अब x की पावर 0 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0 1 और 5 की पावर 0 1। ठीक है,
1 आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 10 आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 100 आ रहा है, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 आ रहा है, तो यानी कि x का कोई मान नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, x का कोई मान नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 कांड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कठिनाई झेलना, ठीक है। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिनाई झेलना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। तो दोस्तों देखिए पहले क्या है, राधा घर नहीं है, राधा घर में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे में लगेगा, पहले में यहाँ पे में लगेगा, ये अशुद्ध है। राम पाठशाला में बैठा है, ठीक है, यहाँ पे भी में लगेगा, ये भी अशुद्ध है। आप अवश्य सुने होंगे, ये भी गलत है, इसमें होना चाहिए आपने अवश्य सुना होगा, ठीक है। तो सही क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अन्न तथा अन्य शब्द युग्म से सही अर्थ भेद का चयन करिए। अन्न मतलब क्या होता है, अन्न मतलब होता है अनाज, और अन्य मतलब क्या होता है दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो दोस्तों सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुधी, ठीक है। सुधी किस चीज़ का समानार्थी है, यह है पंडित का समानार्थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है। देखिए दोस्तों ये इंग्लिश का पैसेज दिया है, आप लोग इसको सावधानी पूर्वक पढ़िएगा 2 बार, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 में क्या दिया है, व्हाट डिड द एक्रोलॉजिस्ट नॉट डू टू स्टडी अबाउट द प्री हिस्टोरिक मैन। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं, पैराग्राफ में कहाँ पे दिया गया है। किसके बारे में स्टडी नहीं की है, चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये दिया है ड्राइंग, ठीक है, डक कप एट्रीफैक्ट, ठीक है, और स्केल्टन के बारे में, ठीक है, हंटिंग टूल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लुक्ड फॉर टीजर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए इनकरेक्ट चूज करना है, कौन सा पार्ट गलत है। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज़ माई ओल्डर ब्रदर। दोस्तों ये यहाँ पे माई ओल्डर ब्रदर नहीं होता है, माई एल्डर ब्रदर होता है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट गलत है, माई ओल्डर ब्रदर वाला, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओल्डर की जगह एल्डर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। डैश ताजमहल इज डैश मोनूमेंट सिम्बोलिक लव, ठीक है, सिम्बोलाइजिंग लव, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, द ताजमहल इज अ, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। तो देखिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड, ठीक है, टू वर्क हार्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसमें डायरेक्शन दिया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 45 में, दे विल लाफ एट यू। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, और किस फॉर्म में होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू विल बी लाफ एट बाई देम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यदि ए को 1 से बी को 2 से तथा इसी तरह जेड तक अक्षरों को संख्याओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जेड को 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रॉब्लम शब्द के लिए
प्रतिस्थापित संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों, ए को क्या बोल रहा है, देखिए एक अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पे आता है, एक स्थान पे, ठीक है। बी किस स्थान पे आता है, बी आता है 2 स्थान पे, और जेड किस स्थान पे आता है, ये आता है 26 स्थान पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रॉब्लम शब्द के लिए प्रतिस्थापित संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए प्रॉब्लम PROBLE और M। P किस स्थान पे आता है, P आता है 16 नंबर पे, 16 नंबर पे। R कितने नंबर पे आता है, R आता है 18 नंबर पे। और O कितने नंबर पे आता है, O आता है 15 नंबर पे। B कितने नंबर पे आता है, A और B मतलब 2 नंबर पे, ठीक है। L कितने पे आता है, L आता है 12 नंबर पे। E कितने पे आता है, E आता है 5 नंबर पे। और M कितने पे आता है, ये 13 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इनका योग पूछ रहा है तो सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। 16 + 18 + 15 + 2 + 12 + 5 + 13, ठीक है। जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 81। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 81, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। देखिए दोस्तों, 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है, V बड़ा है S से। देखिए दोस्तों, इसका आंसर कैसे निकालते हैं, इन दोनों को देखिए 2 अलग अलग दिया है, इसको जोड़ते हैं। वो कहाँ से जोड़ते हैं, इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन दी गई होगी। देखिए चलिए जोड़ते हैं। H बड़ा है बराबर है T से, T बड़ा है S से, S छोटा है बराबर है Q से, ठीक है। अगला क्या दिया है, देखिए अगला T से दिया है तो T से जोड़ देंगे, ठीक है, यहीं से जोड़ेंगे। T क्या था, बड़ा है बराबर U से, ठीक है, ये U से। अब U क्या है, बराबर है V से, और V क्या है, बड़ा है किससे, B से। देखिए क्या है, V जो है बड़ा है S से। S कहाँ पे, S ये यहाँ पे, ठीक है। और V कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, V बड़ा है। देखिए S से अगर हम इधर से आए, ठीक है, देखिए हाँ बड़ा है। ये देखिए ये अपोजिट मिल गया, ये और ये अपोजिट मिल गया, तो ये पहला ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले उस पर बात करते हैं, H बड़ा है या बराबर है B से। देखिए B यहाँ पे है, H यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए B से इधर चलते हैं, ठीक है। हाँ V बड़ा मिल गया, U बड़ा मिल गया, इधर से गए ये, ठीक है। देखिए एक ये सिंबल आ गया और ये एक ये सिंबल आ गया, ठीक है। ये बड़ा और बराबर का सिंबल है, ये बड़े का सिंबल है। तो इसमें से कौन सा पहले आएगा, इसमें आएगा बड़ा वाला पहला, ठीक है। इसमें जबकि दिया गया बड़ा और बराबर है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही अनुसरण 2 करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा। देखिए दोस्तों, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2019 को क्या होगा, 2019 को होगा, एक जोड़ देंगे, ठीक है। एक जोड़ेंगे, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। एक साल में एक बढ़ जाता है, ठीक है। और 2020 में क्या कितना बढ़ेगा, 2020 में 2 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो 2020 है ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं 21 में, ठीक है। तो 15 नवंबर 2021 में फिर कितना बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ जाएगा। टोटल कितना बढ़ा, टोटल बढ़ा 4 दिन, ठीक है। कितना दिया गया था, गुरुवार, गुरुवार में 4 जोड़ेंगे कितना हुआ, गुरुवार में 4 जोड़ेंगे तो सोमवार हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सोमवार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए यदि उपर्युक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाता है तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वें पद का मान ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए इसमें पहले टोटल जोड़ लेंगे, कितने पद हैं, चलिए जोड़ते हैं। 3R हैज 2A, इसको जोड़ेंगे, पहले आधे पद को उल्टा करेंगे, ठीक है। तो पहला आधा पद कहाँ तक हो जाएगा, ये देखिए ये 7 तक, ये आधे पद इधर हो गए, आधे पद इधर हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है पहले पद को उल्टा कर दे, उल्टा कर दे तो 7 को पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर T आएगा, फिर परसेंटेज आएगा, 5 आएगा, K आएगा, ठीक है, डॉलर आएगा, A2 हैज R3, ठीक है। फिर अगला आएगा एंड NY प्लस X B/LQ @ और 1। अब क्या कह रहा है,
दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां पद ज्ञात करिए। देखिए दोनों तरफ दाएं दाएं दिए हैं, ठीक है। जब दोनों समान दिया रहेगा तो दोनों को घटा लेंगे, ठीक है। तो 18 में से 15 घटा देंगे, कितना बचा? ये बचा 3। तो अब कहाँ से 3 निकालेंगे? दाएं से 3 निकालेंगे, ठीक है। अब दाएं से 3 कहाँ पे है? दाएं, ये एक तरफ, ठीक है। एक @Q, ठीक है। तो Q तीसरा पद है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर P Q, ठीक है। ये देखिए एक पहला है दूसरा, Q तीसरा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। कथन: विद्यालयों में KG 1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कार्यवाही के क्या क्या निर्देश दिए गए? चयन के मापदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कार्रवाई है, ठीक है, ये सही है। विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू कर देना चाहिए या फिर नई शाखा खोलनी चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं या तो नई शाखा खोल दीजिए या फिर दूसरा बैच स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर A, दोनों 1 व 2 दोनों मजबूत हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता हैं। तो बताइए अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर B, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ये मिथिला में प्रसिद्ध है। मिथिला कहाँ पे है? यह है बिहार में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, A.G. टांसले ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। नेपाली भाषा मुख्य रूप से जिस राज्य में बोली जाती है वह है? तो दोस्तों नेपाली भाषा कहाँ पे बोली जाती है? यह बोली जाती है सिक्किम में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, सिक्किम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? यह है चीन। कितने देशों की सीमाएं लगती हैं यहाँ पे? 14 देशों की सीमाएं चीन से लगती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, राष्ट्रपति को है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुँचा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कब पहुँचा था? ये पहुँचा था कुषाण काल में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, कुषाण काल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्टेड 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, नई दिल्ली में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, थाईलैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, असम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर A, बेंगलुरु में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, आगरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। यह झील किस प्रदेश / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, NCR, दिल्ली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, मेघालय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कोंकण रेलवे ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। अप्रैल 2022 में किस संस्थान ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है, केस की जल्दी स्टडी करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा MIT, जिसे क्या बोलते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों स्कूल चलो अभियान कहाँ पे स्टार्ट किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हिंदी का एक गद्यांश दिया है। ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़िए। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, वनों का मूल आंकने का अर्थ क्या है? कि ऐसा नहीं है कि इसका पैसा आंकना, वनों का मूल मतलब इसके महत्व को समझना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वनों का मूल नापने का अर्थ है वनों के महत्व को समझना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? आश्रय मतलब रहने का स्थान। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है? तो दोस्तों वनों के संरक्षण मतलब वनों को बचाना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर दिखाते हैं आपको क्वेश्चन में, पैराग्राफ में। देखिए दोस्तों ये पैराग्राफ में यहाँ पे दिया है, पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। किस प्रकार रक्षा करते हैं? वर्षा कराकर। ठीक है, तो चलिए आंसर लगाते हैं। तो वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वर्षा कराने में सहायक बनकर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, नदियों में जल धारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? तो चलिए इसका पैराग्राफ में आंसर देखते हैं कहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। देखिए यहाँ पे, वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रभावित हो रही हैं। किसके कारण? वनों के कारण। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का। तो दोस्तों नदियों में जल धारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? वनों के कारण। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बार फिर ये हिंदी का पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक पढ़िए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, समय का सदुपयोग का अर्थ क्या है? समय का सदुपयोग करना मतलब उसे व्यर्थ ना करना। ठीक है, उसका पूर्ण रूप से यूटिलाइज करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं कहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों ये आंसर यहाँ पे दिया गया है, छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं वे भविष्य में तरक्की कर जाते हैं। ठीक है, तरक्की मतलब सफल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसकी महत्व को समझते हैं वो तरक्की कर जाते हैं, इसका मतलब सफल हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए इसका देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता समय नहीं लौटाया जा सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन वापस मिल जाता है पर समय नहीं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो दोस्तों इसका उपयुक्त शीर्षक देखते कहाँ निकलता है लास्ट में,
ये देखिए दोस्तों, ये पैराग्राफ में लास्ट में दिया गया है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, छात्रों को और समय। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र जीवन और समय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक। दी गई तालिका में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या जो कि प्रतिशत को दर्शाया गया है। यह तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को तथा शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों तथा शहर वाई में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को भी दर्शाती है। संगठन में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो देखिए दोस्तों, संगठन में कुल कितने कर्मचारी हैं? कुल हैं ये 80,000। ठीक है, और ये क्या दर्शाता है? विभाग ए में कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारियों की संख्या 10% है। ठीक है, जिसमें महिला और पुरुष का अनुपात कितना है? 7:3। ठीक है, 7 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं, ये इनका अनुपात दर्शाया गया है। और शहर में कैसा अनुपात है? जेड अनुपात वाई का, जिसमें जेड कितना है? 1 अनुपात है और वाई का अनुपात कितना है? 9 है। इसी तरह सी में है, इसी तरह ई में है, इसी तरह में डी में है और इसी तरह बी में है। ठीक है, डी में देखिए कितने परसेंट कर्मचारियों की संख्या है? 20%। ठीक है, पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? 3:2। जेड और वाई शहर का अनुपात कितना है? 1:3। ठीक है, और टोटल कितने कर्मचारी हैं? ये 80,000 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, ठीक है, विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना परसेंट है? तो देखिए टोटल कितने कर्मचारी हैं? टोटल हैं 80,000। 80,000 हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें? विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, विभाग ई में कितना है? ये है इसका, देखिए विभाग ई कहाँ पे है? ई में है 36%। ठीक है, तो इसका 36% निकालेंगे। ठीक है, तो ई में कितना निकालेंगे? 36%। ठीक है, के पुरुष कर्मचारी। अब देखिए 36% तो कर्मचारी हैं, लेकिन इसमें भी पुरुष कर्मचारी निकालेंगे। ठीक है, और पुरुष कर्मचारी कितना है? 8 है, तो 8। और कितने में से है? ये देखिए टोटल 9 है, पुरुष और महिला मिला के दोनों 9 हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25,600। ठीक है, अब क्या कह रहा है? विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना परसेंट है? अब विभाग ए में कितना है? देखिए टोटल कितना है? 80,000 कर्मचारी हैं। ठीक है, विभाग ए में कितना है? 10%, तो 80,000 का 10% निकालेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? विभाग ए से शहर जेड में, तो शहर जेड में कितना है? 1%। ठीक है, और कितने में से है? 10 में से है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 800। अब आगे क्या कह रहा है? विभाग जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना परसेंट है? तो देखिए विभाग ई में कितने रह रहे हैं? 25,600 अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है, कितने में से? 800 में से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25,600 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये दोस्तों आ जाएगा 3,200। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टेबल का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से अनुपात क्या है? तो देखिए एक बार निकालेंगे पुरुष कर्मचारियों का अनुपात बी और डी विभाग का, और एक बार ए और ई विभाग का महिला कर्मचारियों का अनुपात। ठीक है, तो बी का कैसे निकालेंगे? देखिए बी का कितना हुआ? टोटल कितने हैं? टोटल कर्मचारी हैं 80,000। ठीक है, और बी विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 22%। ठीक है, और इसमें पुरुष कर्मचारी कितना है? टोटल है 9 वो 13, और टोटल कितना है? टोटल 22 में से। ठीक है, तो बी में कितना आ जाएगा? बी में आ जाएगा 10,400। ठीक है, अब इसी तरह डी में निकालेंगे। डी के लिए टोटल कितना है? 80,000 कर्मचारी हैं। ठीक है, और जिसमें कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है?
12,000। डी में कितना है 20%, ठीक है, तो 20% निकालेंगे। जिसमें पुरुष कर्मचारी कितना है, पुरुष कर्मचारी है 3, ठीक है, तो इसका 3 और टोटल कितना है ये 5, ठीक है। कितना इसका डी में कितना आ जाएगा, डी में आ जाएगा 9,600, ठीक है। और बी प्लस डी कितना हुआ, देखिए इधर लिख देते हैं किनारे, बी प्लस डी 10,400 प्लस 9,600 जोड़ेंगे कितना हुआ, ये हुआ 20,000, ठीक है। बी प्लस डी कितना हुआ 20,000। अब क्या कर रहा है, ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारी, ठीक है। ए और ई को मिला लेंगे, ठीक है। चलिए ए में ए को मिलाते हैं। ए में कितना है, ए में है 80,000, ठीक है, 80,000, ठीक है। और इसमें कितना कर्मचारी है 10%। इसमें महिला कर्मचारी कितना है, महिलाएं 3 और टोटल हैं 10, तो 3/10। इसको सॉल्व करेंगे, ए में कितना आ जाएगा, ए में आ जाएगा 3200, ठीक है, ए में आ जाएगा 3200। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 2400, ठीक है। अब ई में निकालेंगे, इसी तरह ई में निकालेंगे। ई में कितना आ जाएगा, देखिए 2400 आ गया, ई में इसी तरह निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा 3200, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे, ए और ई को मिला करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600, ठीक है, 5,600। अनुपात निकालना है, तो अनुपात देखिए निकालते हैं, 2000 अनुपात 5600, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा 25/7। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो चलिए निकालते हैं। औसत निकालना है, ठीक है, तो टोटल कितने हैं, टोटल है 80,000, ठीक है। 80,000 में ए में कितने हैं 10% कर्मचारी हैं, ठीक है, 10%। और इसमें से शहर वाई में कितने हैं, ठीक है, देखिए वाई में पूछा गया, तो शहर वाई में कितने हैं, वाई में हैं 9, कितने में से 10 में से, ठीक है। बी में कितने हैं 22% कर्मचारी हैं, ठीक है। और वाई में कितने हैं 19, कितने में से 22 में से, ठीक है। सी में कितने हैं 12%, ठीक है। और शहर वाई में कितना है 1 और कितने में से 6 में से, ठीक है। अगले उसमें आते हैं, डी में कितना है, डी में 20 है, 20% है। और शहर वाई में कितने हैं 3 और टोटल कितना है 4, ठीक है। ई में कितना है 36%, ठीक है, जिसमें से शहर वाई में कितना है, शहर वाई में है 13 और टोटल कितना है 18 से, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56,800, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, औसतन पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने विभाग हैं, 5 विभाग हैं, तो औसत निकालने के लिए 56,800 को डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करने पे आएगा 11,360, 11,360। आंसर क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11,360। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। विभाग ए तथा ई को मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, तो देखिए ए में कितने हैं, ए में निकालेंगे, टोटल कितने हैं 80,000, ठीक है। ए में कितने हैं, कितना परसेंट है ए का है 10%, ठीक है। तो ए में कितने आ गए, ये आ गए 8,000। चलिए ई के निकालते हैं, टोटल कर्मचारी कितना है 80,000, ठीक है। ई में कितना परसेंट है 36%, ठीक है। टोटल इसमें कितना आ गया, काटेंगे 28,800, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कुल कर्मचारी कितना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं दोनों को, 8,000 और 28,800 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा ये 36,800। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 36,800। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं, तो चलिए निकालते हैं। ए के कितने कर्मचारी हैं, ए में मान टोटल कितना है 80,000, ठीक है।
ए में कितना परसेंट कर्मचारी है, 10%, ठीक है। शहर जेड में कितना है, 1, और टोटल कितना है, 10, कितना आ गया ये 800। ये तो ए में आ गया, सी में निकालना है। सी में कितना है, 80,000, ठीक है। और कितने परसेंट कर्मचारी हैं, 12%, ठीक है। शहर जेड में कितना है, जेड में है 5, और टोटल कितना है 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों मिला कर रह रहे हैं तो दोनों को जोड़ लेंगे, 800 प्लस 8,000 को कितना आ जाएगा, 8,800, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक। नीचे दी गई तालिका में 4 विभिन्न बैंकों द्वारा संवरित ऋणों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए एक टेबल दी गई है जिसमें बैंक है ए बी सी डी, ठीक है। क्या बैंक है, ए बी सी डी, जिसमें संवरित ऋण की संख्या कितनी है, ए में 120 है, बी की है 150, सी की 160 और डी की है 100, ठीक है। अब अगला क्या दिया गया है, एमएसएमई को संवरित ऋण का प्रतिशत, ठीक है। ये 5% है एमएसएमई को 6% है, एमएसएमई को 10%, और डी का एमएसएमई को कितना है, 6%। ये एमएसएमई को संवरित ऋण का प्रतिशत है। अगर एमएसएमई को संवरित ऋण का प्रतिशत ना निकालना हो तो देखिए, ये अगर इसमें ना आ जाए तो यह कितना आ जाएगा, 100 - 5, 95% ना होगा और 5% हाँ है, ठीक है। एमएसएमई को संवरित कितना है, 6%, अगर नहीं निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 94%, ठीक है। सी के लिए संवरित एमएसएमई को कितना है, 10%, अगर एमएसएमई को संवरित नहीं निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90%, ठीक है। इसी तरह डी में 6% है एमएसएमई को संवरित, और इसी तरह अगर नहीं निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 94%, ठीक है। अगला क्या ऑप्शन दिया गया है, संवितरित ऋण जो 20 लाख से अधिक या बराबर है। देखिए जो 20 लाख से अधिक है 54 है, ठीक है। और बी के लिए 20 लाख से अधिक या बराबर है 72, और सी के लिए 20 लाख से अधिक या बराबर है 64, और इसी तरह डी के लिए कितना है, 46। अगर 20 लाख से कम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, ये 120, ठीक है। 120 इधर संवरित ऋण की संख्या, अगर 20 लाख से कम निकालेंगे तो ए के लिए 120 - 54, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह बी के लिए आ जाएगा, सी के लिए, डी के लिए, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखिए दोस्तों 86 में क्या कह रहा है, सी द्वारा एमएसएमई को वितरित ना किए गए ऋण, तो सी द्वारा कितना एमएसएमई को वितरित ना किए गए ऋण का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। सी द्वारा, ठीक है, एमएसएमई को वितरित ना किए गए ऋण, ठीक है। सी द्वारा टोटल कितना है, 160। एमएसएमई को वितरित ना किए जाने, ये देखिए ये जो 10 दिया है ये एमएसएमई को वितरित किए जाने वाला है, ठीक है। और इसमें नहीं वितरित किए जाने वाला कितना हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 90 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये सी द्वारा 144, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और सी द्वारा संवरित किए जाने वाले उन ऋणों से कितने प्रतिशत अधिक है जो 20 लाख से अधिक हैं, ठीक है। अब 20 लाख से अधिक के लिए निकालेंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, देखिए 20 लाख से अधिक में ये है, ठीक है, ये दिया है ना 20 लाख से अधिक या बराबर है, ये कितना आ जाएगा 20 लाख से अधिक में 64, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जो 64। अब आगे क्या कह रहा है, से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। तो ये 64 निकालना है, 144 64 से कितना अधिक है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, 144 से 64 घटा देंगे, कितना अधिक है और किससे अधिक है, यह 64 से अधिक, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 125%, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। डी द्वारा अन्य एमएसएमई को संवरित ऋण 44 है जो कि 20 लाख से अधिक है, तो डी द्वारा अन्य को संवरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात करिए जो 20 लाख से कम है, ठीक है। चलिए 20 लाख से कम में निकालना है। देखिए डी द्वारा जो अन्य को है, ठीक है, अन्य को क्या है, डी द्वारा कितना है, संवरित ऋण की संख्या 100, ठीक है। अब इसमें वितरित न किए जाने वाली संख्या जो एमएसएमई को वितरित नहीं है, देखिए एमएसएमई को वितरित कितना है, 6, ठीक है, और वितरित नहीं है तो 100 में से 6 घटा देंगे, 94%, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 94, ठीक है, 94। अब आगे क्या कह रहा है, डी द्वारा अन्न को संवितरित जो 20 लाख से ऊपर है, ठीक है, संवितरित रेट कितना है, 44 है, तो संवितरित रेट कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जो 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम के लिए कितना निकालेंगे, देखिए 94 से 44 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 50। यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 50, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। ए द्वारा एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की संख्या और डी द्वारा संवितरित किए जाने वाले उन ऋणों की संख्या के मध्य अंतर कितना है, जो 20 लाख से कम है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ए द्वारा एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की संख्या कितनी है, देखिए ए द्वारा कितना है, संवितरित ऋण की संख्या 120 है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एमएसएमई को संवितरित ऋण का प्रतिशत कितना है, 5%, तो नहीं ऋण का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 95%, ठीक है, हो जाएगा ये 95%। कितना ये आ जाएगा, 144, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, डी द्वारा संवृत किए जाने वाले उन ऋणों की संख्या के मध्य अंतर निकालना है, ठीक है। तो डी द्वारा कितना हो जाएगा, ये डी द्वारा देखिए 46 दिया है 20 लाख से अधिक, तो 20 लाख से कम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 46, ये आ जाएगा 20 लाख से कम संवितरित किए जाने वाले ऋणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 54, ठीक है, जो कि 20 लाख से कम है, ठीक है। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 144 माइनस 54, कितना अंतर आ जाएगा, 60, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 60। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। बी और सी द्वारा संवितरित वे ऋण जो 20 लाख से कम हैं, ए और डी द्वारा संवितरित उन ऋणों से कितने अधिक हैं, जो 20 लाख से अधिक हैं, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं, बी प्लस सी द्वारा, ठीक है। तो बी प्लस सी द्वारा, ठीक है, बी द्वारा कितना है, बी द्वारा संवितरित ऋण की संख्या कितनी है, 150, ठीक है। और जो 20 लाख से कम के लिए निकालना है तो 72 इसमें घटा देंगे, जो कि है 20 लाख से ऊपर के लिए, ठीक है। सी द्वारा देखिए, सी द्वारा कितना है, संवितरित ऋण की संख्या 160, ठीक है, और 20 लाख से ऊपर संवितरित ऋण कितना है, 64, और 20 लाख से कम के लिए 64 इसमें घटा देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 78 प्लस 96 कितना आ जाएगा, 174, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए और डी द्वारा संवितरित उन ऋण की संख्या जो 20 लाख से अधिक है, तो ए और डी के लिए निकाल लेंगे। देखिए ए और डी के लिए क्वेश्चन में डायरेक्ट दी गई है, ए के लिए कितना है, 54, ठीक है, और डी के लिए कितना है, 46, कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, कितना अधिक है, तो अधिक के लिए भाई 174 है, ये 100 है, ये इससे कितना अधिक है, तो निकालने के लिए 174 में से 100 घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 74, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 74 इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ए बी सी द्वारा मिलाकर एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों का औसत संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले ए बी और सी द्वारा एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाले ऋण निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए का कितना है, ए का है 120 संवितरित किए जाने वाले, ठीक है, और एमएसएमई को नहीं किए जाने वाले निकालेंगे तो 95/100, ठीक है। इसी तरह बी के लिए निकालेंगे, संवितरित ऋण की संख्या कितनी है, 150, एमएसएमई को नहीं देना है तो 94/100, ठीक है। इसी तरह सी में कितना है, 160, एमएसएमई को संवितरित ऋण का प्रतिशत जो नहीं है वो कितना है, 90/100, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये पहला सॉल्व करने पे 114, दूसरा 141, फिर प्लस 144, ठीक है, कितना तीनों जोड़ने पे आ जाएगा, 399। अब इसका क्या निकालना है, औसत संख्या निकालना है, तो तीन दिया है ए बी और सी, ठीक है, बैंक ए बी और सी दिए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, औसत निकल आएगा, औसत कितना आएगा, 133, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 133। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक। नीचे दिए गए लाइन ग्राफ जुलाई 2017 में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में 5 विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेचे गए नावल की प्रतियां दर्शाता है।
देखिए दोस्तों, एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है। एक पैराग्राफ क्या है, ग्राफ दिया गया है, इसमें अंग्रेजी व हिंदी के नॉवल को दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये जो लाइन है ये गोल वाली, ठीक है, ये जो नीचे गोल वाली ये किसकी है, ये इंग्लिश की है, ENGLISH इंग्लिश की है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला चौकोर वाला है ये किसका है, हिंदी का है, ठीक है। तो ये दर्शाया गया है, ठीक है। ए द्वारा, ठीक है, कितना है, ये 22.5 है, ठीक है। ये यहाँ पे 22.5 है, 25.5 है, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना है, 42.5। इसी तरह यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है लगभग 38, ठीक है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियां का ए और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियों से अनुपात निकालना है, ठीक है। बी और डी द्वारा कुल नावल कितने बेचे गए, देखिए बी और डी द्वारा, ठीक है। बी द्वारा कितने बेचे गए, इंग्लिश की कितनी बेची गई 34, हिंदी की कितनी बेची गई 36, ठीक है। और डी द्वारा कितनी इंग्लिश की बेची गई 38, हिंदी की कितनी बेची गई 42, ठीक है। टोटल कुल निकालना है तो 70 + 80 कितना ये हो जाएगा 150, बी प्लस डी के द्वारा कुल प्रतियां बेची गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए और ई के द्वारा कितनी बेची गई, ए प्लस ई के द्वारा, ठीक है। ए के द्वारा इंग्लिश में कितनी बेची गई 27, हिंदी में कितनी बेची गई 43, और ई के द्वारा कितनी बेची गई, ई के द्वारा बेची गई 44, और हिंदी में कितनी बेची गई 46, ठीक है। ऊपर ग्राफ में आप लोग देखिए, ठीक है, अलग से बना लीजिए, आप लोग देखिए तो कितना आ जाएगा, ये 70 + 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 160। अब क्या कह रहा है, अनुपात निकालना है, तो 150 अनुपात ए और ई के द्वारा कितना है 160, काट देंगे कितना आ जाएगा 15:16। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15:16, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी की नावल प्रतियां बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी की नावल प्रतियों के से कितने % कम है। तो देखिए ए और सी द्वारा, ठीक है, कितने बेचे गए नावल की अंग्रेजी की प्रतियां कितनी है, ए द्वारा कितनी है अंग्रेजी की 27, और सी द्वारा अंग्रेजी की कितनी है 48, ठीक है। टोटल कितनी हो जाएगी 75। बी और ई द्वारा, ठीक है, हिंदी की कितनी बेची गई, बी द्वारा कितनी बेची गई हिंदी की 36, और ई द्वारा कितनी बेची गई 44, टोटल कितनी हो जाएंगी 80। अब ये पूछ रहा है कितना % कम है, देखिए 80 जो 75 है 80 से कितना कम है 5 कम है, किससे कम है 75 से। परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 25 नहीं आए 75, 25 चौको 100, तो 5 चौको 20/3 कितना आ जाएगा 6.25%, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, एफ द्वारा बेचे गए हिंदी के नावल की प्रतियां डी द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियों का 70% है, और एफ द्वारा बेचे गए अंग्रेजी के नावल की प्रतियां ई द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियों का 40% अधिक है। एफ द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियां ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। तो हिंदी, एफ द्वारा बेचे गए हिंदी की नावल की प्रतियां कितनी है, देखिए एफ द्वारा बेचे गए ये हिंदी की है, ठीक है। एफ द्वारा बेचे गए हिंदी की नावल की प्रतियां कितनी है, डी द्वारा, ठीक है, बेचे गए नावल की प्रतियों से 70% अधिक है। तो निकालते हैं कितना आ जाएगा, एफ द्वारा 48 बेची गई है, डी द्वारा कितनी गई बेची गई 42, ठीक है। अब क्या कह रहा है 70% है, कुल प्रतियों का 70% है, तो इसका 70% निकालेंगे, ठीक है। 70% निकालने के बाद ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 56, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एफ द्वारा बेची गई अंग्रेजी की प्रतियां, ठीक है। तो ये अभी तक हिंदी का निकाल रहे थे, अब किसका निकालेंगे, इंग्लिश का। तो अंग्रेजी में कितनी बेची गई 88, ठीक है, और ई में कितनी बेची गई 42। अब क्या कह रहा है 40% अधिक है, तो 40% अधिक है तो 140/100 कितना आ जाएगा ये 126। अब क्या कह रहे हैं बेचे गए नावल की कुल प्रतियां ज्ञात करिए, तो कुल प्रतियां निकालना है, तो 56 + 126 कितना आ जाएगा 182। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 182, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। सी, डी और ए द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नावल की कुल प्रतियां ए, बी, सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के कुल नावल की प्रतियों से कितना अधिक है। तो चलिए हिंदी की नावल प्रतियां निकालते हैं। देखिए सी द्वारा कितनी बेची गई हैं 39, डी द्वारा कितनी बेची गई हैं 42 और ई द्वारा कितनी बेची गई हैं हिंदी की प्रतियां 44। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 125। ठीक है, और इंग्लिश की प्रतियां निकालते हैं। ए द्वारा कितनी बेची गई हैं 27, बी द्वारा कितनी बेची गई हैं 34 और सी द्वारा कितनी बेची गई हैं 48। टोटल इंग्लिश की कितनी प्रतियां आ जाएंगी 109। अब क्या कह रहा है कि कुल प्रतियों से कितना अधिक है, तो 109 से 125 कितना अधिक है, ये है 16। ठीक है, निकालेंगे कैसे, 125 से 109 घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये 16 अधिक है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। अगस्त 2017 में ए नावल की 20% अधिक प्रतियां बेचता है जबकि बी नावल की 40% कम प्रतियां बेचता है। तो अगस्त 2017 में ए और बी द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियां ज्ञात करिए। ठीक है, ए द्वारा कितना बेचा जाता है 20% अधिक प्रतियां बेचता है। ठीक है, तो ए द्वारा 70 बेचा जाता है। ठीक है, दोनों मिला के तो 20% अधिक बेचता है तो 120% निकालेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 84 और बी द्वारा कितना बेचा जाता है 70, 40% कम बेचा जाता है। ठीक है, तो 40% कम बेचा जाएगा 60/100, कितना आ जाएगा 42। तो कुल कितनी प्रतियां बेची जाएंगी, तो कुल निकालने के लिए 84 + 42। ठीक है, कितना आ जाएगा 126। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 126। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक। नीचे दिए गए एक बार ग्राफ में अलग अलग देशों के प्रति एकड़ उपज जो कि किलोग्राम दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए भारत का कितना है 200, ये 200 किलोग्राम एक एकड़ में इसकी उपज है। ठीक है, पाकिस्तान में कितना है 160 किलोग्राम प्रति एकड़, बांग्लादेश में कितना है 120 किलोग्राम प्रति एकड़, श्रीलंका में कितना है 132 किलोग्राम प्रति एकड़ और नेपाल में 120 किलोग्राम प्रति एकड़ और भूटान में कितनी उपज है 80 किलोग्राम प्रति एकड़। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में बना लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, दिए गए देशों की औसत उपज क्या है। देखिए औसत उपज निकालना है तो सभी को जोड़ने के बाद जितने देश हैं उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए भारत का कितना है, भारत का देखिए कहाँ पे दिया गया है, भारत का देखिए यहाँ पे 200 है, पाकिस्तान का 160 है, बांग्लादेश का 120 है, श्रीलंका का 132, नेपाल का 120 और भूटान का 80। ठीक है, चलिए सबको जोड़ते हैं और जितने दिए गए देश हैं उसे भाग करते हैं, औसत निकल आएगा। ठीक है, तो भारत का कितना है 200, पाकिस्तान का कितना है 160, ठीक है, बांग्लादेश का कितना है 120, श्रीलंका के कितना है 132 और नेपाल का कितना है 120, आगे क्या दिया है भूटान का कितना है 80। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 812। ठीक है, 812 आ गया। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बार बार काम पड़ेगा। 812 टोटल उपज है। ठीक है, आप इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 812 कितने देश हैं 6 देश हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 406/3, आगे सॉल्व करेंगे तो 135 सही 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितना % अधिक है। तो भारत की कितनी है, भारत की है 200। ठीक है, पाकिस्तान की कितनी है 160, कितना अधिक है, किससे अधिक है 160 पाकिस्तान से अधिक है। परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 25%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। सब देशों की कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने % है। देखिए श्रीलंका की कितना है, श्रीलंका की 132 है और कुल देश सभी देशों की कितनी थी, अभी हमने बताया था कि आप इसको याद रखिएगा कितना थे 812। ठीक है, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा काटने पे 33 बटा नीचे आ जाएगा 203 × 100। ठीक है, आगे और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये
16.2%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16.2%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाता है तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में अंतर क्या होगा? ठीक है, तो आरोही क्रम में चलिए लिख देते हैं। 80 सबसे छोटा, फिर 120 उससे बड़ा, फिर 120, ठीक है, और फिर कितना है? 132 श्रीलंका का है, 160 किसका है? ये है पाकिस्तान का, और 200 कितना है? 200 ये है भारत का। ठीक है, ये 160 है। अब क्या कह रहा है? तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में अंतर क्या है? देखिए, पहले के 3 देश ये हैं, 80 + 120 + 120। ठीक है, अंतिम के 3 देश कौन से हैं? 132 + 160 + 200। ठीक है, अब इनका जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा ये? देखिए, 80 + 120 + 120 कितना आ जाएगा? 492। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? ये देखिए, ये इसका 492 आ जाएगा। 80 + 120 + 120 कितना आ जाएगा? 320। ठीक है, तो इसमें से 320 घटा देंगे। ठीक है, 320 घटाने पे कितना आ जाएगा? 172। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 172। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 172। ठीक है, अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए देशों का औसत उपज देश की कुल उपज से कितना कम है? तो चलिए औसत उपज निकालना है। तो देखिए, औसत उपज अभी हम लोगों ने निकाला था ना, कितना है? 812/6 कितना आ जाएगा? 406/3। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? औसत उपज से कितना कम है? देखिए, 406/3 आ जाएगा, और ये कितना है? कुल उपज से कितना कम है? तो कुल उपज कितनी थी? 812। ठीक है, और इससे औसत कितना कम है? ठीक है, 406/3 औसत घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये? 676,676.66। ठीक, कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 676.66। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।